हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक कोल्ड वार। ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस सीएसएस के सिलेबस में दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कोल्ड वार है क्या। ये कोल्ड वार बेसिकली अ जियोपॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। वो पीरियड था 1945 टू 1991। ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन, इसको कहते हैं कोल्ड वार, जो कि पीरियड है 1945 टू 1991। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आफ्टर वर्ल्ड वार टू हमने देखा कि बायपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुई, टू वर्ल्ड पावर इमर्ज हुए, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो दुनिया के ऊपर कंट्रोल किसका होना है, इसकी ये जंग थी कि यूएसए वांटेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड यूएसएसआर आल्सो वांटेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में दोनों का ये था कि अल्टीमेटली दुनिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो दोनों ने हासिल करना था। उसके बाद आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है कि दोनों जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है, यूएसए था वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था और सोवियत यूनियन कम्युनिज़्म जो आइडियोलॉजी इसको और सोशलिज़म को फॉलो करने वाला था। तो यूएसए वांटेड टू इम्पोज और स्प्रेड द डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन द वर्ल्ड एज वेल एज डेमोक्रेसी, और इसको कैपिटलिज़म को प्रमोट करना था। सोवियत यूनियन ने दुनिया के ऊपर सोशलिज़म और कम्युनिज़्म को फैलाने की कोशिश की। तो ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इससे कहते हैं और ये पीरियड था 1945 टू 1991। अच्छा, इसको हम वाई इट इज़ कॉल्ड कोल्ड वार, हम इसको कोल्ड वार क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं it did not involve direct military conflict between two sides, rather a prolonged period of political, economic and ideological competition था। इसको हम कोल्ड वार इस वजह से कहते हैं कि इस पीरियड के दरमियान ये दोनों पावर्स से डायरेक्टली वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनका नहीं हुआ, डायरेक्टली कोई जंग नहीं हुई, डायरेक्टली दे वर नॉट फाइटिंग, बल्कि वो इनडायरेक्टली फाट कर रहे थे दोनों टू कंट्रोल द वर्ल्ड। और इसकी वजह से हम कहते हैं ये कोल्ड वार थी, क्योंकि ये डायरेक्ट वार नहीं लड़ी गई बल्कि दोनों जो ममालिक थे एक दूसरे को हर्ट और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वार्स। थ्रू प्रॉक्सीज मतलब थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए या थ्रू अदर मींस वो दूसरे अपने जो अपोनेंट है उसको वो टारगेट करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट मींस। तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली इनका जो कंपटीशन था वो उसके अंदर डायरेक्ट क्लेश नहीं हुआ उन दोनों कंट्रीज़ का। इस वजह से हम कहते हैं कोल्ड वार, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों कंट्रीज़ का इस पीरियड के अंदर नहीं हुआ था। बैकग्राउंड क्या है इसको समझते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार टू बायपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुई, इसके अंदर यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज हुए, टू कंट्रीज़। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था दोनों में। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था और कम्युनिज़्म को फॉलो कर रहा था यूएसएसआर। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज़ के अंदर इमर्ज होना शुरू हुए वर्ल्ड वार टू के, क्योंकि ये विनर्स थे दोनों वर्ल्ड वार टू के। तो ये दो पावर्स बड़े इमर्ज हुए वर्ल्ड वार टू के बाद। तो दोनों कंट्रीज़ ने ये जो है ना एक दूसरे को दे बिकम फियरफुल, एक दूसरे से डरने लगे। यूएसए बिकम फियरफुल कि वो कम्युनिज़्म को दुनिया में फैलाएगा सोवियत यूनियन, और उसको डर था कि वो उसका जो कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो वो एक दूसरे को कंटेन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। अब उसके बाद हमने देखता कि इवेंट्स कैसे फॉलो हो रहे हैं। तो ये मेजर इवेंट जो है ना नेटो का बनना है। की इवेंट्स डेट लेट टू कोल्ड वार, वो कौन से इवेंट्स जिसकी वजह से कोल्ड वार मज़ीद बढ़ी? पहला तो नेटो का फॉर्मेशन 1949 में ये यूएसए ने बनाया विद द हेल्प ऑफ दूसरे अलाइज। मेन इनका पर्पस था कि कंटेन करना है और इन केस ऑफ एग्रेशन, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो जो यूएसए और यूएस के जो फ्रेंड्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको वो सिक्योर करना था। तो नेटो का बनना यूएसए ने बनाया। उसके जो है ना उसके अलावा जो उनके बाद जो वारसा पैक्ट बनाया ये यूएसएसआर ने बनाया इसके काउंटर में।
मिलिट्री अलायंस है दोनों, ये मिलिट्री अलायंस था, ये भी मिलिट्री अलायंस था। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ वार, नेटो यूएस की कंट्रीज़ जो उसके दोस्त होंगे उसके साथ मदद करेगा। वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ने बनाया। तो ये इवेंट्स ने मज़ीद एक दूसरे दोनों कंट्रीज़ में फ़ियर पैदा कर दिए एंड दे कंसीडर वन अनदर एन एनिमी। वो एक दूसरे को एनिमी कंसीडर करने लगे और दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट मुख्तलिफ होने लगे। अब देखते हैं कि कौन से वो की इवेंट्स थे या की कॉन्फ्लिक्ट्स थे कोल्ड वार के पीरियड के अंदर। पहला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था कोरियन वार। ये कोरियन वार लड़ी गई 1950 टू 1953 और इसके अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन और चाइना, और जो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए और सोवियत वेस्टर्न ब्लॉक जो उसके अलाइड थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 1950 टू 1953 जो है ना, इसमें हमने देखा कि ये प्रॉक्सी लड़ी गई कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने अब ब्लॉक्स बनाए और एक दूसरे कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट इस वजह से किया, नॉर्थ कोरियन कम्युनिज़म को फैलाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे कम्युनिज़म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। साउथ कोरियन डेमोक्रेटिक आइडियल को फॉलो कर रहे थे। तो नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और चाइना, क्योंकि चाइना भी कम्युनिज़म को फॉलो कर रहा था। साउथ कोरिया को यूएसए और दूसरे कंट्रीज़ जो वेस्टर्न ब्लॉक में थे जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे। तो ये इन कॉन्फ्लिक्ट, इन कोरियन वार में एक दूसरे को हमने देखा कि इन कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉक्सीज लड़ी। और दूसरा इनका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के अंदर हुआ कोल्ड वार में। इसमें ये हुआ था क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन ने क्या किया कि वो मिसाइल जो है ना वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। ये जो था न्यूक्लियर मिसाइल थे वो इंस्टॉल किए थे क्यूबा भी फॉलो कर रहा था सोशलिज़म और कम्युनिज़म को। ये फ्रेंडली कंट्री था सोवियत यूनियन का, तो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए मिसाइल्स सोवियत यूनियन ने। उसके नतीजे में ये क्या हुआ कि अमेरिका ने तुर्की के अंदर मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे इंस्टॉल किए। तो उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ क्लोज, तो न्यूक्लियर वार का भी थ्रेट फोल्ड था, उनको भी था कि ये हो सकती है। तो ये बहुत करीब आ गए दोनों कंट्रीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट इन ईयर्स में। 1962 में फ़र्स्ट टाइम कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ न्यूक्लियर का थ्रेट था। तो ये दोनों की डिप्लोमेसी और टॉक्स चली और उसके बाद जो है ना गारंटी दी, ये मिसाइल हटा दिए कि सोवियत यूनियन की तरफ से, जब नेवल ब्लॉकेड भी किया था यूएसए ने। और उसके बाद ये गारंटी दी गई थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा क्यूबा के ऊपर। और उसके बाद यूएसएसआर ने वहाँ से क्यूबा से मिसाइल हटा दिए और तुर्की से भी मिसाइल हटा दी गई यूएसए की तरफ से। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट और इवेंट कंसीडर किया जाता है क्यूबन मिसाइल का कोल्ड वार के अंदर। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है कोल्ड वार की, वियतनाम वार 1955 टू 1975 वियतनाम वार लड़ी गई। उसके अंदर भी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम आपस में लड़ते हैं। जो नॉर्थ वियतनाम होता है उसके अंदर उसको फॉलो करता है सोशलिज़म और कम्युनिज़म को वो फॉलो करते हैं। नॉर्थ वियतनाम वाले उनको सपोर्ट करते हैं चाइना और सोवियत यूनियन। और साउथ जो वियतनाम है उनको वो अमेरिका सपोर्ट करता है। तो ये जंग लगती है, इसके अंदर वो अपोनेंट्स एक दूसरे को वो जो अलाइज़ हैं वो प्रॉक्सी लड़ते हैं। और ये अल्टीमेटली 1975 में वियतनाम जो था, साउथ और नॉर्थ वियतनाम यूनाइटेड होता है, उसके अंदर कम्युनिज़म को सक्सेस मिलती है। तो कम्युनिज़म साउथ और नॉर्थ वियतनाम जब फाइनली वार में जीत जाते हैं और एक यूनाइटेड होता है, वो वियतनाम जाके कम्युनिज़म को यूनाइटेड होता है अंडर कम्युनिज़म बैनर। उसके बाद चौथा जो है सोवियत अफ़गान वार 1979 में हमने देखा कि सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान में। उसके बाद प्रॉक्सी शुरू हो गई। तो यूएसए ने पाकिस्तान से मिलकर और दूसरे कंट्री से मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को इंस्टॉल किया, उनको सपोर्ट किया और सोवियत यूनियन को डिफ़ीट मिली। अल्टीमेटली 1989 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकल गया। तो ये भी बड़ा इवेंट है कोल्ड वार के अंदर, जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके नतीजे में यूएसए ने और
पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से मिलकर और अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त दी सोवियत यूनियन को। तो ये भी था, प्रॉक्सी लड़ी गई। उसके बाद इस पीरियड के अंदर हमने देखा आर्म्स रेस, मतलब ये कि हथियारों की जंग। दोनों कंट्रीज़ हथियार बनाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बिल्डअप दोनों कंट्रीज़ क्योंकि दे वर फियरफुल ऑफ ईच अदर, दे कंसीडर्ड ईच अदर एनिमी। तो आर्म्स रेस शुरू हो गई इस पीरियड के अंदर, और स्पेस रेस। तो उसके बाद हमने देखा कि सोवियत वाज द फर्स्ट कंट्री, उसने जो स्पुतनिक उसका जो मिशन था वो जो है पहला फर्स्ट टाइम जो है ना स्पुतनिक मिशन देते हैं, सेटेलाइट्स बनाते हैं पे फर्स्ट टाइम। उसके बाद स्पेस में इनका फर्स्ट टाइम जो है मेन जो है स्पेस में यूरी गैगरिन जाता है स्पेस में। तो स्पेस को एक्सप्लोर करने की दोनों कंट्रीज़ इस कोशिश करते हैं कि टू कंट्रोल स्पेस। तो अमेरिका ने भी अपना मून मिशन पे हमने देखा अपोलो, जिसके अंदर अमेरिकन फर्स्ट पर्सन जो मून पे वो जाता है। तो ये आर्म्स रेस और स्पेस रेस भी हम इस पीरियड में देखते हैं। एक दूसरे को वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जो है ना दूसरा कंट्री दूसरे अपोनेंट से बेहतर हो हर एंगल से। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट थे कोल्ड वार के अंदर। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वार, इसका क्या इम्पैक्ट्स हैं कोल्ड वार के, और कंक्लूजन करते हैं। तो इम्पैक्ट्स हमने देखा कि ये कोल्ड वार की वजह से दुनिया क्या हो गई, ब्लॉक पॉलिटिक्स में बढ़ गई। ब्लॉक पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपना ब्लॉक बनाना, सपोर्टर्स अमेरिका ने अपना ब्लॉक बनाया, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर। ब्लॉक पॉलिटिक्स से क्या होता है, उसका ये होता है कि यूनिटी नहीं रहती दुनिया के अंदर। वो एक काइंड ऑफ जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होते, और जो ग्लोबल जो हार्मोनी होती है उसका प्रॉब्लम होता है। उसके बाद यूएन एंड अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको नुकसान इसकी वजह से कि क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर या जितने भी ग्लोबल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जितने भी इदारे होते हैं उसके अंदर हमने देखा इस पीरियड में जो हार्मोनी नहीं होती, एक दूसरे के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाते थे ये कंट्री। तो कंट्रीज़ की वजह से तो ये दुनिया के ऊपर इसके जो असरात थे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी पड़े। और उसके बाद हमने देखा इसके नतीजे में कि और भी इसका इम्पेक्ट पड़ा, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी जो है ना बढ़ गए कि किसी ने अमेरिका का साथ दिया, किसी ने सोवियत यूनियन का। तो ये इसका इम्पेक्ट भी स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर पड़ा, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ा, उनके ऊपर सॉवरेंटी के ऊपर, उनके वो जितने भी ये कंट्रीज़ होते हैं जो स्मॉलर स्टेट्स होती हैं उनको क्लाइंट स्टेट यूज़ करते हैं। जगह पाकिस्तान बिकेम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही, उनके कंट्रोल में रहा। तो ये कंट्रीज़ अंडर द कंट्रोल हो गए बिग पावर्स इन कंट्रीज़ के इनकी वजह से, कोल्ड वार की वजह से। तो उसके बाद हमने देखा कि आर्म्स रेस बढ़ना शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ एक दूसरे, इसकी वजह से कंट्रीज़ फियरफुल होने लगे। चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, फ्रांस ने बनाए, यूके ने बनाए, उसके बाद इंडिया ने बनाए, पाकिस्तान ने बनाए। तो ये इस इफ़ेक्ट था, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थे वो आर्म्स रेस में पड़ गए थे। तो दूसरे कंट्रीज स्मॉलर स्टेट्स फियरफुल थी अपनी सिक्योरिटी की वजह से, तो ताकि उनको भी अपने डिफेंड करना था कंट्रीज़ को। तो इनकी वजह से दूसरे कंट्रीज़ भी जो है ना इनकी जो रेस में पड़ना शुरू हो गए। तो ये दो जो इस पीरियड में अगर हम देखें, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड। कोल्ड वार की पीरियड की वजह से इन कंट्रीज़ की, अमेरिका और यूएसएसआर की जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया जो है ना ब्लॉक पॉलिटिक्स में बढ़ गई, कोऑपरेशन कम होने लगा। तो ये हमने देखा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वो वीक होने लगे। तो इसकी वजह से हमने देखा कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स। तो ये अल्टीमेटली आफ्टर द डिफीट ऑफ 1991 कोल्ड वार में हम देखा सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट होता है, तो ये उसके बाद जाके America became one single unipolar in the world. Thank you.